जो अभी 4 महीने से चल रहा है, लोगों को बोल रहे हैं कि हम लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कोरोना वॉरियर्स बने हुए हैं। पर इतना भी किसी भी डॉक्टर में हिम्मत नहीं कि जो सच है उसको खुल के बोल सके। तो उसको जोड़ते हुए हम आज कुछ बातें करेंगे इस मॉडर्न मेडिकल साइंस के बारे में। तो हम सारी बातें उसी रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसे कि हम एक इंजीनियर हैं तो हम हर चीज़ को एक डाटाबेस ही बात करेंगे। जैसे अगर हम कहीं पर इम्प्रूवमेंट भी करते हैं तो उसके पीछे क्या था और आगे क्या है, ये ग्राफ दिखाते हुए ही हम इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं, ताकि ऑथेंटिसिटी रहे उस डाटे की और जो वो इम्प्रूवमेंट है उसकी ऑथेंटिसिटी रहे। कोई हम स्पेक चेंज करते हैं उसका भी एक वैलिडेशन डाटा होता है, इस बेस पे ही हम चेंज करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि हमारा इच्छा हुआ और हमने चेंज करना है। तो वो बिलीव जो हम करेंगे वो डाटाबेस बिलीव करना चाहिए कि किसी बड़े आदमी ने बोला है इसलिए बिलीव कर लेना चाहिए। अब जैसे कि 4 महीने से आप देख रहे होंगे कि कोरोना का चल रहा है और टाइम टाइम पे WHO की तरफ से स्टेटमेंट आता रहता है कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये दवाई कभी वो दवाई, कभी ये वायरस नया है। और वहीं दूसरी तरफ जनवरी से ही डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो डाटा के साथ दे रहे हैं और उसका रिसर्च पेपर के साथ दे रहे हैं और लगातार वो जनवरी से ही बता रहे हैं कि कोई ये नया वायरस नहीं है, ये एक सिंपल फ्लू है और इससे किसी की डेथ नहीं हो सकती है और अगर होगी भी तो 0.01% रहेगा। अब बात ये है, और उन्होंने 30,000 पेशेंट को ठीक भी कर दिया है। जो फ्लू के पेशेंट थे 30,000 पेशेंट को विदाउट एनी मेडिसिन और विदाउट एनी मनी उनको ठीक भी कर चुके हैं 3 से लेकर के 14 दिन के अंदर अंदर। अब बात करते हैं हम मॉडर्न मेडिकल साइंस के बारे में कि जैसे कि इसमें जो इनका जो टेस्ट मेथड है, टेस्ट मेथड से हमें कुछ इशू नहीं है क्योंकि ये तो फिजिक्स है। अब वो जो टेस्ट करना है वो तो ठीक कर रहा है, जैसा कि शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, BP हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, अर्थराइटिस हो गया, थायराइड हो गया, जो भी है। दिक्कत कहाँ पर है कि जो रेंज डिसाइड करता है एडीए जो रेंज डिसाइड करता है, वो रेंज डिसाइड करने के पीछे कोई बैकअप डाटा नहीं देता है। सिर्फ उसके मन में आता है, 8 लोगों के टीम है मेंबर की, उनके मन में आता है कि अभी ये रेंज करना चाहिए तो कर देते हैं और उसके जब रेंज घट जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट बढ़ जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि वो पेशेंट बनाते हैं, मरीज को बनाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ पेशेंट, इसको सिंपल वर्ड में कह सकते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे जो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन। तो 14 दिसंबर 1799 को क्या हुआ कि उन्हें कॉमन कोल्ड हो गया। तो उन्होंने डॉक्टरों ने सलाह दिया कि आपको ब्लड लेटिंग से ट्रीटमेंट करना रहेगा। तो उसी टाइम पे एक जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे उनका नाम था विलियम कोबेट। उन्होंने बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए थे और उन्होंने जाके जॉर्ज वाशिंगटन को बताया कि ये खून निकालने से जान चली जाती है, बीमारी दूर नहीं होती है। पर उन्होंने एविडेंस के साथ, उनके पास टाइम था उस टाइम पे कि एविडेंस का साथ देते कि यूनिवर्सल विजडम का साथ देते, पर उन्होंने एविडेंस का साथ नहीं दिया और यूनिवर्सल विजडम का साथ दिया और उनके शरीर से खून निकालना चालू हुआ और रात भर खून निकला और सुबह तक में उनकी डेथ हो गई। ये बात है 14 दिसंबर 1799। तो अब देखिए कि आज हम जान रहे हैं कि उनकी जो डेथ है वो किसी कॉमन कोल्ड की वजह से नहीं, उसके ट्रीटमेंट की वजह से है। तो यही चीज़ हम आगे चल के कोरोना के बारे में भी जानेंगे, पर टाइम लगेगा। कुछ लोग अभी जान गए हैं, जो अभी भी ब्लाइंडली बिलीव कर रहे हैं WHO पे, वो आगे जानेंगे। दूसरा इसमें देखिए कि जो जैसे कि डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ हैं 90% दवाइयाँ जो हैं तो 1960 के पहले ही आ चुकी थी। वो एक ऐसा दौर था जिस टाइम पे कोई भी रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं होता था। सिर्फ लगता था WHO को, डॉक्टरों को कि ये दवाई काम में आएगी तो लिख दिया जाता था। अब रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्या होता है, कोई भी दवाई
आदमियों के लिए लागू करने के पहले उसको एक ट्रायल होता है, और ट्रायल का मेथड क्या होता है कि पहले वो दवाइयाँ जानवरों पे टेस्ट की जाती हैं। जानवरों पे टेस्ट करने के बाद वो 100 इंसानों पे टेस्ट की जाती है, फिर 1000 इंसानों पे टेस्ट की जाती है, फिर 10,000 इंसानों पे टेस्ट की जाती हैं। जब वहाँ से वो दवाइयाँ सक्सेस होती हैं तब उसके बाद वो यूनिवर्सल सबके लिए लागू की जाती हैं। तो जो 90% डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं वो विदाउट एनी ट्रायल की दवाइयाँ हैं जो अभी भी चल रही हैं। 1972 में एक कमेटी बैठी और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के हुआ। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि अरे जो ये दवाइयाँ हैं ये तो डायबिटीज़ से भी ज़्यादा घातक हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको इसमें वार्निंग लिखना पड़ेगा। जैसे तम्बाकू आप लेते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है तम्बाकू इज इंजूरियस टू हेल्थ, वैसे इसमें आपको वार्निंग लिखना पड़ेगा। पर उस टाइम पे चूँकि ये दवाइयाँ 90% मार्केट बना चुकी थी, तो एक इनकी वकीलों की फ़ौज ने इसको केस को जीत के वो नहीं होने दिया। सेम वो 2018 में भी वैसा ही हुआ कि ठीक है आप लिख नहीं सकते हैं। उन्होंने बोला एसईपी गाइडलाइन आई कि आप लिख नहीं सकते हैं तो कम से कम पेशेंट को बताइए आप दवाई देते समय। तो वो भी सरकारों ने उसको छुपा दिया, उसको मतलब पब्लिक के सामने आने ही नहीं दिया। अब हम जैसे कि बात करेंगे कि जो कि बीमारियां होती हैं कि देखिए 1997 जितने भी आपको पेशेंट दिख आपकी नज़र में दूर दूर तक होंगे, आप समझिए कि 99.9% पेशेंट जो होंगे डायबिटीज़ के हुए, बीपी के हुए, कोलेस्ट्रॉल के हुए, हार्ट के हुए, थायराइड के हुए, अर्थराइटिस के हुए, ये सारे के सारे और बीमारी आप ऐड कर सकते हैं। आप खुद रिसर्च करके ऐड कर ऐड कर सकते हैं। जितना मैंने रिसर्च किया वो आपको बता रहा हूँ कि ये सारी बीमारियाँ 1997 के पहले उतनी नहीं थी, और 1997 के बाद ऐसा क्या हो गया कि अचानक बूम आ गया। मतलब मरीजों का प्रोडक्शन हो गया, मरीज बहुत तेज़ी से बढ़ गए। तो उसके पीछे क्या हुआ, उसके पीछे आपको इन सब जो डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया और अर्थराइटिस, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, तो वो पेशेंट कैसे बढ़ सकते हैं। तो पेशेंट हमारा ऐसा खान पान रहे, रिफाइंड तेल रहे, ये सफ़ेद वाला नमक रहे, हम ये खाएं तो एक पेशेंट बने। पर इसका भी एक लिमिट रहेगा ना। अब जैसे कि हर इंडस्ट्री में क्या होता है कि हर साल इंक्रीमेंट होता है, हर साल चूँकि अब इंक्रीमेंट करना है तो सेल्स भी ज़्यादा होना चाहिए तभी इंक्रीमेंट होगा। वैसे तो मेडिकल लाइन भी वैसे ही है ना, तो कुछ हट के तो है नहीं। तो अब यहाँ पर भी अगर पेशेंट बढ़ेंगे नहीं तो ये लोग अपना एक्सपांसन कैसे करेंगे बिजनेस का। तो पेशेंट बढ़ाने के लिए एक तरीका तो है कि पेशेंट खुद बनते रहे। तो वो कैसा वो 5-10 साल तक बनेंगे, उसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू पिक कर लेगा, लगभग उतने ही पेशेंट रह जाएंगे। तो उस टाइम पे लोग क्या करते हैं कि रेंज ही घटा देते हैं। जब आपका जो क्राइटेरिया है कि आप उसके रेंज में से बाहर हो जाएंगे तो आप बीमार कहलाएंगे। तो जब रेंज ही घटा देंगे तो ऑलरेडी फटाक से 30-40% पेशेंट बढ़ जाते हैं। अब डायबिटीज़ का ही आप देख लीजिए, जो डायबिटीज़ का रेंज पहले होता था 200 1997 के पहले, तो 1997 के बाद उसको कर दिया गया आपका, मतलब टाइम पे किया गया। पहले से 126, फिर 2003 में 100, फिर उसके बाद 2010 में फिर से 140, 110, 100। तो ये क्या हुआ, ये एक पेशेंट जो पहले जिसका 1997 के पहले जिसका डायबिटीज़ 180 आता रहा होगा वो स्वस्थ माना जाता था। अब चेक करेगा तो वही आदमी अस्वस्थ माना जाएगा, वही अभी डायबिटीज़ का पेशेंट कहलाएगा। सेम बीपी का है, पहले 160/100 था, अब 120/80 कर दिया। मतलब जिसका पहले 140 आता रहा होगा वो स्वस्थ कहलाएगा, अब चेक करेगा तो वो बीमार कहलाएगा। कोलेस्ट्रॉल का जहाँ पहले 300 टोटल कोलेस्ट्रॉल होता था अभी उसको जाके 200 कर दिया गया। तो मतलब जो पहले 220 आता रहा होगा वो स्वस्थ कहलाएगा, अभी तो अस्वस्थ कहलाएगा। अब तो 2010 में ऐसा कर दिया गया है कि आप 40 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है तो आप कोलेस्ट्रॉल के लिए एलिजिबल हो गए, आप बीमारी कहलाएंगे। तो ये सब गाइडलाइन है। जैसे कि आप देखिए थायराइड में जो TSH लेवल है पहले 0.1 से लेकर के 6 तक था, अब उसको क्या कर दिया गया है 0.3 से लेकर के 3 कर दिया गया है। तो आप जब रेंज घटाओगे तो पेशेंट तो बढ़ जाएंगे ना। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको तो यही बोल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ पेशेंट, ये मरीज को बनाना। अब जैसे कि डायबिटीज़ में ही देख लीजिए कि डायबिटीज़ में ज़्यादातर लोग दवाइयाँ क्यों खाते हैं, क्या उनको कोई तकलीफ़ रहती? नहीं, उनको दवाइयाँ इसलिए खाते हैं कि जब भी आप बुखार आएगा, कुछ भी होगा, डॉक्टर के पास दिखाने जाएगा तो वो तुरंत आपको क्या करेगा, आपको चेक करेगा, डायबिटीज़ चेक कर लेगा। जबकि फीवर वगैरह में क्या होगा, ठंडी के सीज़न में डायबिटीज़ अपने आप बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब ये तो हम बाद में बताते हैं कि शुगर ज़रूरत
शरीर में कितनी ज़्यादा शुगर की जरूरत है। अगर शरीर में शुगर नहीं रहेगा तो आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, बीपी नहीं रहेगा तो आपका एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। अब जैसे मान लीजिए शुगर जो है तो जो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का जो रेंज डिसाइड किया गया था, मतलब 1 लीटर में 2 ग्राम, सिंपल वर्ड में आप ऐसा समझिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब शुगर आपके शरीर में अगर नहीं रहेगा तो आपकी कोई भी एक बॉडी के जितने पार्ट्स हैं, आँख अगर आप पलक मार रहे हैं, बोल रहे हैं, शरीर हार्ट काम कर रहा है, जितनी भी सारी एक्टिविटी होती है वो सिर्फ शुगर से ही होती है, एनर्जी वहीं से है। अगर आपको नहीं रहेगा तो आपको शरीर शिथिल पड़ जाएगा, तो उसकी इम्पोर्टेंट है। पर आप शुगर की दवाइयाँ जो लोग खाते हो क्यों खाते हैं? क्योंकि उनको बताया गया है कि अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो आप किडनी ख़राब हो जाएगी, आपके आँख अंधे हो जाएंगे, आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट मॉडर्न मेडिकल साइंस देता है, पर इसके पीछे एक बैकअप डाटा नहीं है। आपने कभी स्टडी किया क्या? 100 पेशेंट जिसको ही दवाई नहीं दिया गया है, डायबिटीज़ था, और 100 पेशेंट जिसको दवाई दिया गया है, उसमें कितनी की किडनी ख़राब हुई जिनको दवाई नहीं दिया गया था? क्योंकि हमने तो अभी तक वही देखा है कि जिनकी किडनी ख़राब हुई, डायबिटीज़ के पेशेंट, तो सब दवाई खाते हुए वालों की किडनी ख़राब हो रही है। तो आप ये डाटा भी दे दीजिए ना कि जिन्होंने दवाई नहीं खाया 100 पेशेंट, उनमें से कितनी किडनी ख़राब हुई, कितनी की आँख ख़राब हुई, और 100 उधर आप दूसरी तरफ कंपेयर में दिखाइए कि जिनको हम दवाई दिए 100 पेशेंट को, उनमें से कितनी ख़राब हुई और कितने की आंखें ख़राब हुई, कितनी किडनी ख़राब हुई। तब तो आप ये स्ट्रांगली बोल सकते हो कि डायबिटीज़ हो गया था, किडनी ख़राब हो जाएगा और आँख ख़राब हो जाएगा। तो क्या ऐसा है? दवाई फिर जब जब डायबिटीज़ की खाता है तो उसकी क्यों ख़राब हो जाती है? तो ये लोग स्टेटमेंट देते हैं नहीं हम रिस्क फैक्टर कम कर देते हैं, 5% रिस्क फैक्टर कम कर देते हैं। ये हमको नहीं लगता इसे बचने से ज़्यादा कुछ तरीका है, और ये लोगों को ब्लाइंड में रखने का तरीका है। अभी आपको मैं जो डाटा का रेंज है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद देखिए, खुद रिसर्च करिए और खुद उसको पढ़िए, कैसे कि प्रोडक्शन ऑफ पेशेंट कैसे होता है, मरीज़ कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, उसको देखने के बाद आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि जब ये सब बीमारियां होती हैं तो कैसे उसका ट्रीटमेंट करें। अब विश्वरूप राज चौधरी तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, आप जाके सर्च मारेंगे DIP डाइट विश्वरूप राज चौधरी तो आपको सिंपली मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, और उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट लोगों को मिला हुआ है। तो आप खुद भी सर्च करिए, तब तक मैं आपको एक डाटा दिखा देता हूँ। अब आप ये देखिए, जैसे जो शुगर था वो 1997-98 पहले 200 था, 200 से ज़्यादा होगा तो कोई बीमार कहलाएगा। बाद में टाइम पे उसको कभी 126 किया गया, कभी 100 किया गया 2003 के बाद, फिर 2010 के बाद 100 फास्टिंग और BP दोनों चालू किया गया, तो 100 और 140 किया गया। अब आप ये बताइए 2003 के बाद जो 100 के ऊपर जिनको डायबिटीज़ बोला गया PP, तो अब जिनका 126 रहा वो सब डायबिटीज की दवाई खाने लग गए, तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? 2003 से लेकर 2000 तक दवाई खाया तो वो तो परमानेंट शुगर के पेशेंट बन चुके हैं। तो ये सब जो ये कर रहे हैं विदाउट एनी डाटा, विदाउट एनी वैलिडेशन, रेंज जो चेंज कर दे रहे हैं, इसके पीछे कोई बैकअप डाटा नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं? लोगों की, जो लोगों की जान बचा रहे हैं, लोग जान के साथ खेल रहे हैं। आप ब्लड प्रेशर का देखिए, पहले 160/100, फिर 120/80 हो गया। कोलेस्ट्रॉल का देखिए, पहले 300 था, फिर 200 हो गया, अब तो 40 साल के ऊपर कोई भी है। TSH देखिए, थायराइड का, हड्डियों की बीमारी का देखिए, 0 से 2.5 अभी 0.2 कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा एक मरीज बनाने का तरीका चल रहा है, लोगों को समझना पड़ेगा। और सिर्फ डरा के कब तक ये लोगों को ऐसे डराते रहेंगे? जब तक आप लोग अपना डॉक्टर खुद नहीं बनेंगे तो आप कुछ नहीं होने वाला है। और आप देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके ट्रीटमेंट के लिए बारे में हम बताते हैं कि DIP डाइट आप नेट में सर्च करें तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो ये सब जितनी भी बीमारियां हैं, अब मैं यहाँ नाम स्पेशल नहीं लूँगा, पर आप ये समझिए कि A to Z जितनी भी बीमारियां हैं, सब बीमारियों में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ये आप एकदम 100% मान के चलिए, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, मुझे पता है DIP डाइट क्या है, 3 स्टेप लिक्विड डाइट क्या है, स्टमक प्रोटोकॉल क्या है। अब अगर 3 चीज़ जान लिए ना तो आप ये समझिए कि सारी बीमारियों से दूर हो गए। अब उसके जो DIP डाइट है उसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ।
आप ये देखिए कि जो बिल क्लिंटन थे उनकी सर्जरी का हिस्ट्री एंड हार्ट एंड लंग ट्रीटमेंट देखिए। उनको 4 बार बाईपास सर्जरी हो चुकी थी। चौथी सर्जरी 4 सितंबर 2004 को हुई थी। इमरजेंसी लंग सर्जरी हो चुकी थी 10 मार्च 2005 को हुई। डबल एंजियोप्लास्टी हुई 11 फरवरी 2010 को। उसके बाद उन्होंने DIP डाइट लिया बाई रिकमेंडेशन बाई चीफ साइंटिस्ट ऑफ चाइना स्टडी डॉक्टर थॉमस कोलिन कॉपबेल, और जब से उन्होंने लिया तब से अभी तक कभी बीमार नहीं पड़े। वहीं पर आप दूसरा केस है, एक जो एप्पल कंपनी के ओनर हैं स्टीव जॉब्स, उनको कैंसर हो गया था 1976 में। तो उन्होंने DIP डाइट लिया। DIP डाइट लेने के बाद क्या हुआ कि उनका वो लगातार 1976 से 2001 तक ठीक रहे। बाद में उनकी जब कंपनी चल निकली, थोड़ा पैसे वाले हो गए, उनकी वाइफ ने जाना तो उन्होंने उसका कैंसर का ट्रीटमेंट चालू करवा दिया, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, और उनका फिर फाइनली 2005 में डेथ हो गया। तो आपको DIP डाइट कितना बेनिफिशियल है आप यहाँ से सब जान सकते हैं और अपनी लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। बाकी जो ये कोरोना का वैक्सीन चल रहा है, ये RNA वैक्सीन आने वाला है, तो ये आप खुद सर्च करिए। हमको नहीं लगता, बहुत ही ख़राब वैक्सीन है ये, और इसको बिल्कुल लेना तो हमारी समझ से बिल्कुल उचित नहीं है। और पर आप ब्लाइंडली बिलीव मत करिए, आप जाइए सर्च करिए कुछ। आप सब ये ओपन फोरम में बोला भी नहीं जा सकता, बात तो ये पड़ जाती है।